अब जाएगा आवाज? हाँ सर अब ठीक है। यस सर ठीक है। जा रहा आवाज अभी? यस सर अब ठीक आ रहा है। ओ, एक मिनट रुक जाओ, आगे कर लेते हैं इसको। राजा ठीक है। तो हम बता रहे थे कि सब में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन भी देखने को मिलता है, और सब में मियोसिस भी होता है, और सब में गैमेट का फॉर्मेशन भी आपको दिखाई देता है ना। उसके बाद हम बता रहे थे कि सब में जाइगोट भी बनेगा। ये सब सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। ये सब के सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा सब में आपको ये फीचर दिखाई देगा ही देगा, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो कोई और भी क्यों ना हो। ठीक है, एवरी ऑर्गेनिज्म मस्ट डू सेम टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का तरीका सबका एक ही जैसा होगा। हाँ, बाहर से अलग देखने में लग सकते हैं और अंदर से भी देखने में अलग हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कल बता रहे थे आप लोगों को सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन के आधार पे, एक खास स्टेज में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, उस स्टेज के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वह समय जिस उम्र में हम लोग बच्चे को जन्म देते हैं उस उम्र को हम लोग क्या नाम देते हैं, रिप्रोडक्टिव एज के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, और जिस उम्र में हम लोग बच्चों को जन्म नहीं दे सकते हैं, या तो उसको हम लोग सेनिशियंट एज कहते हैं, ओल्ड एज कहते हैं, या नहीं तो सर हम लोग क्या नाम देते हैं, या नहीं तो हम लोग उसको चाइल्ड एज के नाम से या जुवेनाइल फेज के नाम से बुलाते हैं। याद कीजिए उस दिन हम बताए थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लाइफ स्पैन के आधार पे हम लोगों ने दो हिस्सों में बांटा था, या तो जेआरएस कहेंगे या नहीं तो सर क्या कहेंगे, वीआरएस के नाम से बुलाते थे, है ना। हमने आपको कहा था जीआरएस एनिमल के लिए शब्द इस्तेमाल होता है और प्लांट के लिए ये शब्द इस्तेमाल होता है वीआरएस, है ना। ये दोनों शब्द को समझते हैं हम लोग। आप जीआरएस क्या होता है ना, जीआरएस का मतलब जुवेनाइल फेज होता है, जुवेनाइल आपको। उसके बाद क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है ना, जे का मतलब ये हो गया जुवेनाइल, आर का मतलब रिप्रोडक्टिव फेज। उसके बाद लास्ट में एस का मतलब क्या होता है सर, है ना, आपको सेनिशियंट स्टेज, है ना, सेनिशियंट स्टेज, है ना। इसका मतलब बुढ़ापा होता है हिंदी में, इसको या कॉमन सेंस में ओल्ड एज बोलते हैं, इसको हम लोग ओल्ड एज के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, उसके बाद देखिए हर एक ऑर्गेनिज्म एक खास उम्र में ही बच्चे को पैदा करता है। जैसे हम लोग में देखिएगा, हम लोग में 14 साल की उम्र से लेकर के 45 से 50 साल की उम्र तक बच्चे को जन्म दे सकते हैं, उसके बाद बच्चे को जन्म नहीं दे पाएंगे। इतना जो समय में हम लोग जो बच्चों को जन्म दे रहे हैं, इस पीरियड को हम लोग रिप्रोडक्टिव पीरियड के नाम से, रिप्रोडक्टिव फेज के नाम से लाते हैं। आई कोई पत्थर गला कि नहीं है सर कि 14 से 45 से हो, किसी में 12 से 50 भी हो सकता है, किसी में आपको 12 से 70 भी हो सकता है, किसी में 12 से आपको 30 भी हो सकता है जी। मतलब सबका अलग अलग आपको देखिए रिप्रोडक्टिव एज होता है। ठीक है, और सब अपना अलग अलग समय में रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव एज आपको अलग अलग दिखाई देता है। एक समय आता है जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन काम करना बंद कर देते हैं, उसको सेनिशियंट फेज कहते हैं। जैसे हम लोग में जो फीमेल होती है उसको ओवरी 55 साल की उम्र में आने के बाद डीजेनरेट कर जाता है। ओवरी डीजेनरेट कर गया तो गैमेट का बनना रुक जाएगा ना, और गैमेट का बनना रुकेगा तो सर आगे जाकर के सर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, सब प्रोसेस क्या हो जाएगा, रुक जाता है। ठीक है, लास्ट क्लास में सब पे हम लोग चर्चा किए थे, हम लोग आपको जो बता रहे थे आपको इसमें हम बताए थे कि एनिमल में जीआरएस वर्ड इस्तेमाल करते हैं। जे का मतलब जुवेनाइल फेज होता है। जुवेनाइल फेज का आपको डेफिनेशन पूछेगा किसे कहते हैं जुवेनाइल फेज, तो आप पीरियड ऑफ ग्रोथ को हम लोग क्या नाम देते हैं, जुवेनाइल फेज के नाम से हम लोग बुलाते हैं। ठीक है, जुवेनाइल फेज क्या है ना, इस समय को कहते हैं जिसमें आपको क्या देखते हैं हम लोग, है ना, पीरियड ऑफ ग्रोथ को हम लोग क्या नाम देते हैं, जुवेनाइल फेज के नाम से लाते हैं। पीरियड ऑफ ग्रोथ, इस दौरान हमारे शरीर का, है ना, आपको ग्रोथ होता है ना, बॉडी पार्ट्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सब ग्रो करता है। आप इसको प्यूबर्टी स्टेज या चाइल्ड एज कुछ नहीं बोलिएगा, सीधे जुवेनाइल फेज ही बोलिएगा। जुवेनाइल फेज का मतलब वो समय जिसमें बॉडी पार्ट्स सब डेवलप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज है। रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है ना, कैपेबल होता है सर आपको, है ना, आपको ऑर्गेनिज्म कैपेबल होता है ना, ऑर्गेनिज्म कैपेबल देखते हैं हम लोग, है ना, कैपेबल फॉर, है ना, आपको लिखा आपको गिव चाइल्ड, है ना, गिव, है ना, यंग वंस, है ना, यंग वंस देने के लिए कैपेबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको आता है सेनिशियंट फेज, है ना। सेनिशियंट फेज क्या देखते हैं हम लोग, सेनिशियंट फेज में आपको इसमें क्या दिखाई देता है, इसमें आपको ऑर्गेनिज्म नॉट कैपेबल फॉर, है ना, ऑर्गेनिज्म नॉट कैपेबल फॉर, है ना, आपको प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, है ना, प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, है ना।
ये ऑफ स्प्रिंग को देने लायक नहीं होता है, कैपेबल नहीं होता है इस टाइम में, है ना। उसके बाद हम बताए थे आप लोगों को सब ये वेरिएबल होता है, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। हम लोग अपनी बात करें तो हम लोग जुवेनाइल फेज 12 से 14 साल तक उम्र तक रहता है, मतलब 1 साल से लेकर के 14 साल की उम्र तक हम लोग ग्रो करते रहते हैं। उस टाइम में बच्चे जन्म नहीं दे सकते हम लोग। फिर 14 साल से लेकर 45 साल तक एवरेजली कहा जाए 14 से 45 साल तक, है ना, हम लोग बच्चे को जन्म दे सकते हैं, ठीक है। मतलब इस समय को हम लोग क्या नाम देते हैं सर, रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। एक समय ऐसा भी आता है जिसमें हम लोग बच्चे को फिर से जन्म नहीं दे पाएंगे, उसको हम लोग सेनिसेंट फेज कहते हैं। इस दौरान क्या देखते हैं हम लोग, ऑर्गेनिज्म आपको किस तरह बुढ़ापा आ चुका है, वो आपको अभी भी बच्चे को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। सेनिसेंट में बुढ़ापा होता है, मरने की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। लास्ट, है ना, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद हमने कहा था प्लांट में जब हम लोग यही चीज को पढ़ेंगे, ये सब तो एनिमल के लिए था। अगर यही बात प्लांट के लिए पढ़ते हैं सर, प्लांट में, तो प्लांट में बताए थे आपको, प्लांट का जब आपको फ्लावर आता है तब उसको रिप्रोडक्टिव फेज मानते हैं, नहीं तो सबसे पहले उसको क्या मानते हैं, वेजिटेटिव फेज मानते हैं। कोई पेड़ को लगाइएगा, लगाने के बाद आप क्या देख रहे हैं, कुछ समय तक ग्रो किया, बढ़िया से ग्रो कर गया, और उसके बाद एक समय आने के बाद फ्लावर आता है सर। जिस दिन फ्लावर आएगा ना उस दिन ही रिप्रोडक्टिव फेज कहलाएगा। रिप्रोडक्टिव फेज कब कहेंगे प्लांट को, जब प्लांट में फ्लावर आएगा तब, है ना। नहीं तो उससे पहले क्या मानेंगे हम लोग, उससे पहले हम लोग जुवेनाइल फेज मानेंगे, या नहीं तो इसी का दूसरा नाम क्या आ जाएगा, वेजिटेटिव फेज के नाम से बुलाते हैं। प्लांट में जुवेनाइल फेज का दूसरा नाम क्या आ जाएगा, वेजिटेटिव फेज, है ना। प्लांट में क्या देखते हैं, वेजिटेटिव फेज देखते हैं। इस दौरान क्या देखते हैं आपको, प्लांट भी ग्रोथ कर रहा था, प्लांट का भी आपको समय है, प्लांट आपको लिखा पीरियड, है ना, पीरियड ऑफ ग्रोथ, है ना। प्लांट में क्या है, पीरियड ऑफ ग्रोथ चल रहा है। दैट इज, इसका मतलब नहीं समझ पा रहे, दैट इज नो फ्लावर फॉर्म, नो फ्लावर फॉर्म, इसमें कोई फ्लावर अभी नहीं बन रहा है सर, ठीक है। फ्लावर बनता है तब ना इसको हम लोग कहते हैं सर आपको, नहीं कि ये पीरियड ऑफ ये ग्रोथ, है ना। बट यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे आपको देख रहे हैं सर, आपको यहाँ पे फ्लावर वगैरह नहीं बन रहा है, तो इस समय ये क्या कहलाएगा सर, आपको पीरियड ऑफ ग्रोथ कहलाएगा। जिस दिन फ्लावर बना उस दिन हम लोग प्लांट में क्या कहेंगे, फ्लावर फॉर्मेशन हो गया, फ्लावर का फॉर्मेशन हुआ, इसका मतलब वो किस स्टेज में आ चुका है, रिप्रोडक्टिव स्टेज में आ चुका है, ठीक है। फ्लावर से सीड बना, सीड बनने वाले ना पेड़ से पक करके पूरा गल जाता है। जैसे आप गेहूं चावल की बात करें तो गेहूं चावल क्या होता है, एक ही बार फ्लावर वाला आता है लाइफ में, और एक बार लाने के बाद क्या होता है, उसका आपको डेथ हो जाता है या बुढ़ापा आता है, उसके बाद वो चला जाता है, ठीक है। तो उसको हम क्या नाम देंगे, सेनिसेंट फेज कहेंगे, और उसके बाद क्या है, डेथ हो जाता है, ठीक है। लास्ट क्लास में हम बता चुके थे, है ना। और फ्लावर में जो देखते हैं हम लोग, ठीक है, फ्लावर प्लांट में जब देखते हैं तो प्लांट में हम लोग क्या कर रहे थे, उसमें प्लांट में आपको VRS के नाम से बुलाते थे, ठीक है। हम लोगों में JRS था, और प्लांट में क्या था सर, आपको VRS के नाम से उसको हम लोग बुला रहे थे, ठीक है। V तो समझ में आ रहा है सब आदमी को, R भी समझ में आ रहा होगा, S भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप तुम लोग को ये भी हम बेसिक क्लास बता दिए थे कि प्लांट में, है ना, जो आपको 3 तरह का प्लांट होता है, 3 तरह का प्लांट होता है। उसमें से एक था आपको क्या, एनुअल प्लांट, है ना, एक क्या था, बाइनएनुअल प्लांट, है ना, बाइएनुअल प्लांट, और एक क्या था आपको, है ना, आपको जो आप एक एनुअल था, एक बाइएनुअल था, और एक क्या था सर आपको, है ना, आपको पेरिनियल प्लांट, पेरिनियल प्लांट। दुनिया में 3 तरह के पौधे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन के आधार पे। एक ऐसा पौधा जो आपको एक ही साल जिंदा रहेगा, जैसे आपको इसमें जितने भी क्रॉप है ना, क्रॉप सब क्या होता है, एक ही साल जिंदा रहता है, उसके बाद उसकी मौत तय है, ठीक है। तो क्रॉप सबका लाइफ स्पैन एनुअल है, इसलिए हम लोग इसको एनुअल प्लांट के नाम से बुलाते हैं। वही जगह पे कुछ प्लांट ऐसे है, इसका याद एग्जांपल जरूर याद रखिएगा, कैबेज है सब एग्जांपल में, है ना, बाइनियम में कैबेज, बीट, है ना, उसका रेडिस, है ना, मूली से पूरा कैरोट, और उसके बाद आपको, है ना, इसमें आपको टर्निप, ये सब क्या देखते हैं हम लोग, ये सब बाइएनुअल प्लांट है। बाइएनुअल मतलब क्या, आपको 2 साल आपको जिंदा रहने वाला पौधा है। ऐसा पौधा जिसको तुम लगाओगे ना तो पहला साल खूब ग्रो करेगा, और दूसरे साल के लास्ट महीना में जब मरने से 2-3 महीना रह जाता है तब वो जाके फ्लावर देता है, फ्लावर देता है, फल देता है, उसके बाद मर जाता है वो, ठीक है। मतलब इसका 2 साल लाइफ स्पैन फिक्स है सर, 2 साल से ज्यादा ये नहीं रह सकता है। तो ऐसे प्लांट जिसका लाइफ स्पैन 2 ईयर्स से ज्यादा नहीं हो सकता है, सच प्लांट को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, बाइनल प्लांट के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। उसी तरह से पेरिनियल प्लांट क्या होता है, ऐसे प्लांट को कहते हैं जिसमें आपको क्या देखते हैं, मोर देन 2 ईयर लाइफ स्पैन, मोर देन 2 ईयर, 2 साल से क्या हो, ज्यादा लाइफ स्पैन हो, मोर देन 2 ईयर लाइफ स्पैन क्या हो, 2 साल से ज्यादा हो सकते, ठीक है। उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, पेरिनियल प्लांट के नाम से उसको हम लोग बुलाते हैं। इसमें आप कोई भी नाम ले सकते हैं, मैंगो वगैरह,
है ना, इस दोनों को छोड़ करके जो नाम आ जाए वो सब ले सकते हैं। मैंगो हुआ, गुआवा हुआ, है ना, ये सब वाला प्लांट को क्या नाम देते हैं, पेरिनियल प्लांट के नाम से बुलाते हैं। देखिए ये दोनों प्लांट में क्या देखते हैं हम लोग, ये दोनों प्लांट में VRS देखते हैं। मेन मुद्दा यही था, आप लोग रट के रखिएगा। किसमें एक ही बार रिप्रोडक्टिव एज देखने को मिलता है, एक ही बार फ्लावर आने को देखने को मिलता है, जिंदगी में एक ही बार फूल लाता है। ऐसे प्लांट का नाम क्या सर, एनुअल प्लांट और बाई एनुअल प्लांट। एनुअल प्लांट और बाई एनुअल प्लांट ये दोनों जो है, इसमें एक और जोड़ सकते हैं क्रूसीफर, या आपको कलीफ्लावर भी होगा, कलीफ्लावर भी इसी का एग्जाम्पल है। ऐसे पौधे जीवन में एक ही बार फूल खिला सकते हैं, बस एक टाइम में फूल हुआ उसके बाद खत्म। उसके बाद ऐसे प्लांट को क्या नाम देते हैं, ऐसे प्लांट में VRS देखने को मिलता है। VRS का एग्जाम्पल कौन कौन है, एनुअल और बाई एनुअल, ठीक है जी। चलो बताओ रे कौन ऐसा पेरिनियल प्लांट था जो VRS शो करता था। और लास्ट क्लास में सब खूब चर्चा किए थे, है ना, कोई है तो बोलिए। बैम्बू याद आ रहा है, नीला, नील कुरंजी नीला करंजी और बम्बू। बैम्बू। बम्बू और नील कुरंजी से। हाँ सही है, सही है। तुमने तो जाना समझे क्या बोले अभी, जो VRS प्लांट का मतलब समझा। VRS का मतलब जिसमें वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेलिसिएशन आवे, सिर्फ एक बार भी आवे, एक बार आर आवे, एक बार ऐसा आवे। इसका एग्जांपल कौन था, एनुअल और बाई एनुअल, एनुअल एंड बाई एनुअल। इसमें एक ही बार फ्लावर आता है, मेरे कहने का अर्थ यही है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी है सर, है ना, जिसमें जिंदगी भर फ्लावर आता रहता है। जैसे मैंने एक बार तुम लगाया आम का पेड़, एक बार लगा दिए, पहले ग्रो किया, और 2012 में आपको मज्जर दिया, है ना, 2012 में आपको क्या दिया, फ्लावर दिया, है ना। उसके बाद क्या होना चाहिए सर, रिप्रोडक्टिव फेज, सही है। जिस दिन फ्लावर दिया उस दिन क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज। अभी लिखे थे ना यहाँ पे, जस्ट जिस दिन फ्लावर देख लिया प्लांट्स में, तब समझ आए प्लांट बड़ा हो चुका है ना। उसके बाद क्या आएगा सर, बुढ़ापा। लेकिन ऐसा नहीं देखते हैं, आम के पेड़ में क्या देखते हैं, 2012 के बाद 2013 में भी फ्लावर आया, उसको भी रिप्रोडक्टिव फेज कहेंगे क्या। फिर इसके बाद आएगा, फिर उसका 13 में भी, आपको 14 में भी आया, ऐसे करते करते 21 तक फ्लावर आ रहा है। हर साल फ्लावर देख रहे हैं, तो सर इस दोनों के बीच के समय को क्या कहेंगे, मतलब इस साल मार्च में फ्लावर खिला, अगले साल फिर मार्च में फ्लावर खिला, तो भाई इस दोनों के बीच क्या फिर से वेजिटेटिव कर देंगे, नहीं। वेजिटेटिव कहाँ था, यहाँ पे थे, जब पेड़ पर लगाए थे तो यहाँ पे क्या था जी, आपको वेजिटेटिव फेज, इतना से इतना दूर को क्या नाम देते हैं, वेजिटेटिव फेज। और फिर जब यहाँ जिस दिन फ्लावर आया तो उसको क्या नाम देंगे, रिप्रोडक्टिव फेज। लेकिन दिमाग क्या लग रहा है सर यहाँ पे कि इसमें बहुत बार फ्लावर आ चुका है, इंटर फ्लावरिंग पीरियड हो रहा है। इंटर फ्लावरिंग पीरियड का मतलब क्या, कि एक से ज्यादा बार आपको फ्लावर आ चुका है सर। इंटर फ्लावरिंग पीरियड मतलब बहुत बार फ्लावर आ चुका है, तो इस केस को हम लोग क्या नाम देंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक से ज्यादा बार पेड़ में फ्लावर आ चुका हो, तो सर इस दो फ्लावर के बीच में क्या इसको फिर से वेजिटेटिव कहेंगे, नहीं। यहाँ पे इस दोनों के फेज को हम लोग मैच्योर फेज के नाम से बुलाएंगे, मैच्योर फेज, मैच्योर फेज के नाम से बुलाएंगे। एक न एक दिन पेड़ तो जरूर बूढ़ा होगा और आगे जाके मरेगा, जिस दिन बूढ़ा होगा तो उसको क्या कहेंगे, सेंसिएंट फेज। देखो समझ में आ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो हम ये बोलना चाह रहे हैं, कुछ प्लांट ऐसे भी हैं, सम प्लांट शो, कुछ प्लांट क्या शो करते हैं, VRMS शो करते हैं। हाँ यहाँ पे VRS शो करने वाला, अब यहाँ पे VRMS शो करते हैं। V का मतलब तो पता चल गया वेजिटेटिव, R का मतलब रिप्रोडक्टिव, M का मतलब क्या होता है, मैच्योर होता है। यहाँ पे मैच्योर फेज करने का मतलब क्या, सर एक से ज्यादा बार फ्लावरिंग कर चुका है, दैट्स व्हाई इसको हम लोग क्या नाम देंगे, मैच्योर फेज। नियम कानून पढ़ाए थे क्या कि रिप्रोडक्टिव के बाद बुढ़ापा आता है, लेकिन कुछ प्लांट में बोल रहे हैं, हम लोग में भी नहीं। कुछ प्लांट में क्या होता है सर, आपको किस एक साल के रुक जाए, कितनों दबा दे दो, उस बीच में कभी फ्लावर नहीं आएगा, ठीक है। आम का पेड़ का एग्जांपल लेके समझा लो अपने आपको, हर साल मार्च के पेड़ मार्च के महीना में मज्जर देता है, तो सर हर साल मार्च के महीना में ही मज्जर देगा, बीच में नहीं दे रहा है, बीच में समय को क्या कहेंगे, वेजिटेटिव कह देंगे, नहीं। तुम लोग कौन सा अभी तो बोले थे आप वेजिटेटिव कह सकते हैं, लेकिन भाई ये तब कह सकते हैं जब शुरुआती दिनों में था, है ना जी। अब तो एक बार फ्लावर दे चुका है ना, अब दूसरा साल फिर से फ्लावर देगा, अब दूसरा साल फ्लावर देगा, तो उस समय के जो बीच का जो समय है, इस मार्च से लेके इस मार्च के बीच का जो समय है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एम फेज के नाम से बुलाते हैं। एक एम फेज, दूसरा एम फेज, 3 ठो 4 ठो ऐसे करते हैं, बहुत सारे एम फेज। पहले पढ़ा जम करना चाहिए, ओवरऑल क्या बुला सकते हैं हम लोग, मैच्योर फेज के नाम से बुला सकते हैं, ठीक है। तो आपसे हम कोई पूछे ले कि भाई VRMS कौन शो करता है, तो जितने भी पेरिनियल प्लांट है, पेरिनियल प्लांट जो देखते हैं जिसका लाइफ स्पैन क्या है सर आपको, है ना, आपको 2 साल से ज्यादा हो, ऐसे पेड़ को क्या नाम देते हैं, पेरिनियल प्लांट। उसमें क्या देखते हैं हम लोग, VRMS देखने को मिलता है, ठीक है। दुनिया में 2 ही एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन 2 है, एक्सेप्ट क्या आपको, है ना, बैम्बू
और एक है क्या आपको स्ट्रोबिलियंथिस कुंथियाना, जिसको आप नीला करंजी के नाम से भी बुलाते हैं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है नीला करंजी, ये लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ा दिए थे आपको सैटरडे की क्लास में, है ना। तो बैम्बू और नीला करंजी, इस सब का लाइफ स्पैन पेरिनियल प्लांट, दोनों पेरिनियल है सर, पेरिनियल है, पेरिनियल प्लांट है। फिर भी इसमें क्या देखते हैं हम लोग, है ना, पेरिनियल प्लांट है, ये दोनों क्या देखते हैं हम लोग, पेरिनियल प्लांट है। और पेरिनियल प्लांट होने के बावजूद भी सर क्या आता है सर, ये है ना वीआरएस शो करता है। ये पेरिनियल प्लांट होने के बावजूद भी वीआरएस शो करता है सर, है ना। पेरिनियल मतलब 2 साल से ज्यादा लाइफ स्पैन है। एक देखिए बैम्बू के पेड़ का लाइफ स्पैन 100 साल होता है, 50 से 100 साल होता है, रट के रखिएगा, ये बहुत फेवरेट है एनसीईआरटी का, हर जगह पे बैम्बू एग्जांपल पूछता है। उसके बाद नीला करंजी इसी चैप्टर में मिलेगा। नीला करंजी को स्ट्रोबिलियंथिस कुंथियाना के नाम से भी बुलाते हैं, है ना। ये एक पौधा है जो तमिलनाडु सब में दिखाई देगा, साउथ इंडिया में अपने यहाँ दिखाई देगा, ठीक है। साउथ, है ना, साउथ की आपको साइड में, आपको साउथ साइड ऑफ इंडिया में आपको ये दिखाई देगा, ठीक है। और इस आपको इलाके में जो देखते हैं, ये पेड़ 12 साल का लाइफ स्पैन होता है इसका, है ना। ये पेड़ क्या होता है सर, आपको 12 साल तक आपको ग्रो करता है, तब जाकर के फ्लावरिंग देता है, ठीक है। ये दोनों में वीआरएस होता है सर। वीआरएस का मतलब क्या, मतलब आपको वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेनिशियंट देखने को मिलता है, ठीक है। बैम्बू के पेड़ में क्या देखते हैं हम सब लोग, है ना, बैम्बू के पेड़ में, है ना सर, आप जब ये 100 साल का लाइफ स्पैन होता है ना, मतलब पेड़ लगाओगे बांस का पेड़ क्या ग्रो करना शुरू करेगा, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपनी आबादी को पूरी तरह से बढ़ा ले जाएगी। और जब पूरा आबादी बढ़ जाता है सर एक तरह से, है ना, एक ऐसे आपको आबादी बढ़ाते जाएगा 100 साल तक बढ़ाते रहेगा सर। एक बहुत बड़ा, है ना, एक बहुत बड़ा जंगल में ये बदल जाएगा सर, बहुत बड़ा आपको ये जंगल बना देगा सर। ये देखना आपको मिलियंस ऑफ हेक्टेयर में फैल जाता है। अपने देश में आसाम और अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा जगह बांस का जंगल है, पूरा बांस का पौधा से घना जंगल है, ठीक है। हर 100 साल में सर, लास्ट टाइम 2005 में फ्लावरिंग हुआ था, अब अगले साल आपको 21 साल होगा, 2105 में आपको फिर से फ्लावरिंग करेगा ये, मतलब 100 साल बाद फिर से इसमें फ्लावर आएगा सर। बांस का पेड़ एक तरह का क्या है सर, हम बताएं कि दुनिया का सबसे टॉलेस्ट ग्रास में आता है, ठीक है। टॉलेस्ट ग्रास में देखते हैं, इसको दिखाना है। बांस के पेड़ में क्या देखते हैं, दुनिया का सबसे ये टॉलेस्ट ग्रास में आपको याद है, वर्ल्ड का टॉलेस्ट ग्रास है ये, ठीक है। ये वर्ल्ड में आपको सबसे बड़ा ग्रास में आपको ये आता है, गिनती होता है इसका बैम्बू का पेड़ का, है ना। और बैम्बू जो देखते हैं हम लोग, ठीक है, ये आपको 100 साल में एक बार में जाते हैं कि फ्लावरिंग करता है, ठीक है। यानी कि 100 ईयर्स में आपको क्या होता है, वो जैसे 2005 में आपको फ्लावरिंग हुआ था एक बार लास्ट टाइम, इस हिसाब से 2105 में जाके फिर से फ्लावरिंग करेगा। अच्छा, जब ये फ्लावरिंग करेगा ना, बहुत ज्यादा मात्रा में सीड बनाएगा, क्योंकि फ्लावर के बाद क्या बनता है, सीड, है ना। फ्लावर के बाद जब सीड बनेगा सर, तो लाखों करोड़ों टन सीड बनाएगा सर। जब खाना अनलिमिटेड हो जाएगा, लाखों करोड़ों टन फूड हो जाएगा, तो सर उस इलाके में क्या आता है, रोडेंट्स बढ़ने लगते हैं। रोडेंट्स समझते हैं आप लोग, कुतरने वाला जानवर, ऐसा जानवर जो कोई चीज को कुतर के खाता हो सर, है ना, जैसे चूहा वगैरह होगा, बहुत सारा मोल वगैरह सब होगा, जो रोडेंट होता है सर। तो जिस इलाका में बांस फ्लावरिंग करता है ना सर, उस इलाका में रोडेंट्स की आबादी एकाएक बढ़ जाता है सर। एकाएक क्या होगा, हाइक कर जाएगा। ये रोडेंट्स को खाने की कोई कमी नहीं है, खूब बांस का अनाज खाएगा, क्योंकि हम लोग तो बांस का अनाज खाते नहीं है, इतना खाना खा लेगा सर बांस का अनाज का, सर एक समय ऐसा आएगा इसका पॉपुलेशन मिलियंस में चला जाएगा, ठीक है। जब एक इमेजिनेशन करो, जब बांस का सारा अनाज खत्म हो जाएगा, तब यही सब रोडेंट्स किधर चल जाएगा, गांव की तरफ चल जाएगा, यानी तो शहर की तरफ चल जाएगा। और गांव में मौजूद जितने भी आपको अनाज है सबको खाना शुरू कर देगा, या आपको नहीं कि शहर का जितना भी अनाज है या भंडारा जहाँ पे गोदाम वगैरह सब है, सबको 2 दिन में 4 दिन में खाली कर देगा, क्योंकि लाखों संख्या में है। और इतना हो जाएगा सर, ठीक है, जिससे आपको अकाल पड़ जाता है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन था कि अरुणाचल प्रदेश में 2006 में अकाल पड़ा था, क्यों अकाल पड़ा था भाई, क्योंकि सर वहां पे सर रोडेंट्स की आबादी बहुत ज्यादा ही बढ़ गया था। और रोडेंट्स क्यों बढ़ गया था, क्योंकि बांस का पॉपुलेशन उस इलाका में क्या हो गया था, बहुत ज्यादा ही आपको अपने बांस का पौधा सब जो ज्यादा ही फ्लावरिंग सब आ गया था, ठीक है। रोडेंट्स जो देखते हैं हम लोग, ये क्या करता है सर, आपको बहुत ज्यादा मात्रा में सर आपको क्या करता है सर, उस इलाके का अनाज सब खाना शुरू कर देता है। याद आ रहा है, देखो बहुत सारा घूम फिर के उस दिन भी बोले थे, लेकिन एक पॉइंट क्या आता है अभी, है ना, आपसे कोई पूछ देगा असल में आप क्या बताना चाह रहे हैं, हम लोगों को हम ये बताना चाहेंगे, बांस के पौधे में जीवन में एक ही बार फ्लावरिंग आता है। जो प्लांट जीवन में एक ही बार फ्लावरिंग करता है, ऐसे प्लांट को वीआरएस कहते हैं। वीआरएस का मतलब वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेनिशियंट कहते हैं। उसी का दूसरा एग्जांपल है नीला करंजी।
ये साउथ में दिखाई देगा, है ना। साउथ में पूरा पहाड़ सब बैगनी कलर का दिखाई देता है। साउथ में पहाड़ सबको जब देखिएगा, है ना, वो सब आपको जब वेस्टर्न घाट से देखिए पूरा आपको इतना पहाड़ी इलाका, हिली इलाका है, सब जगह आपको एक फ्लावर ग्रो करता है, एक प्लांट ग्रो करता है, इसका नाम क्या है, नीला करंजी। ये नीला करंजी जो प्लांट सब देख रहे हैं सर लोग, ये प्लांट एक ऐसा प्लांट है सर जो, है ना, 12 साल में एक ही बार फ्लावरिंग करता है। 12 ईयर में क्या था, वन टाइम फ्लावरिंग करता है, एक ही समय में फ्लावर करेगा सर, ठीक है। 12 साल का लाइफ स्पैन में, है ना, वन टाइम ही क्या करता है सर, आपको ये फ्लावरिंग करता है। कहने का क्या हुआ कि सर आप इस पेड़ को लगाइएगा ना, 12 साल के बाद जाके फ्लावरिंग करेगा। लास्ट टाइम कब फ्लावरिंग किया था, 2006 में किया था एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, है ना। लेकिन 2018 में भी फ्लावरिंग कर चुका है ये, 2018 में भी ये आपको क्या किया है, फ्लावरिंग किया है सर, है ना। अब जो नेक्स्ट आएगा सर, आप 2030 में फ्लावरिंग करेगा ये, ठीक है। जैसे फ्लावरिंग करता है तो लॉट्स ऑफ सीड बनता है, लॉट्स ऑफ सीड बनने का सब मर जाता है, मतलब फिर लगाओगी तो फिर अगले साल फिर 12 साल बाद जाके फ्लावरिंग करेगा, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि हर एक साल बाद आपको फ्लावरिंग करे। लगभग 1.5 से 2 महीना तक इसका फ्लावरिंग रहता है। सितंबर टू अक्टूबर के महीना में आपको ये दिखाई देगा, एनसीईआरटी में जो लिखा हो, है ना, ये उस महीना में आपको ये फ्लावरिंग दिखाई देगा। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा सर, ये पूरा फ्लावरिंग खत्म हो जाता है, ठीक है। तो आपको 2 ऐसे पौधे का नाम बताया हम जो पेरेनियल होने के बावजूद भी वीआरएस शो करता है। अदरवाइज ऑल पेरेनियल प्लांट आर शो वीआरएमएस, है ना। जितने भी पेरेनियल प्लांट है वो सब के सब कौन शो करता है, पेरेनियल प्लांट जितने भी है वो सब के सब शो करता है सर आपको, ये पेरेनियल प्लांट शो करता है आपको वीआरएमएस, है ना। ओके करना है तो जितने भी पेरेनियल प्लांट है सर शो करता है आपको क्या, है ना, आपको लिखिए वीआरएमएस। जितने भी पेरेनियल प्लांट देखते हैं वो सब क्या शो करता है आपको, पेरेनियल प्लांट, है ना, पेरेनियल प्लांट सब जितने भी देखते हैं वो सब क्या शो करता है, वीआरएमएस शो करता है, ठीक है। लग रहा दिमाग क्या समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। इतना बात था जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे। अब आगे बढ़ते इससे हम लोग देखिए, हम आपको क्या पढ़ा चुके हैं, वेजिटेटिव फेज पढ़ा चुके हैं। अब हम लोग रिप्रोडक्टिव एज पे ध्यान देते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज पे हम लोग ध्यान देते हैं, है ना। रिप्रोडक्टिव फेज देखिए, पहली बात क्या होगा, रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है, ऐसा समय जिसमें हम लोग कैपेबल हो बच्चे को जन्म देने के लिए, है ना। रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है, द पीरियड है ना, द पीरियड ऑफ है ना, आपको लिखा आपको ऑर्गेनिज्म, है ना, ऑर्गेनिज्म लाइफ, है ना। ऑर्गेनिज्म का लाइफ का वो समय, है ना, जिसमें क्या दे कैपेबल होना चाहिए, कैपेबल फॉर, है ना, गिविंग यंग वंस, है ना, गिविंग यंग वंस, ये यंग वंस देने लायक होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, आपको यंग वंस देने लायक हो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं हम लोग, ठीक है। उसको हम लोग नाम देते हैं सर आपको, है ना, रिप्रोडक्टिव फेज के नाम से बुलाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव फेज जो हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये वाला जो घटना देखें, रिप्रोडक्टिव फेज सबका वेरिएबल होता है। रिप्रोडक्टिव फेज देखते जो हम लोग हैं, रिप्रोडक्टिव फेज, है ना, वेरिएबल देखने को मिलता है। ये आपको क्या होता है, वेरिएबल होगा ये। उसके बाद मतलब सबका अलग अलग समय होगा। हम आपको उस दिन भी समझा रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं। जैसे हम लोग अपनी बात करें तो 12 साल के बाद हम लोग बच्चे देने लायक बन जाएंगे। उसी तरह से जब शेर सब की बात कीजिएगा, टाइगर सब की बात कीजिएगा, 2 साल के बाद बच्चे देने लायक बन जाता है वो। उसी तरह से आप इसकी बात कीजिएगा, मतलब और भी बहुत सारे एनिमल सब है, जैसे प्लांट सब की बात कीजिएगा, हर एक का रिप्रोडक्टिव फेज वेरिएबल होता है सर। ये आपका अपना दिखाई देता है, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव फेज डिपेंड करता है सर किस पे, आपको डिपेंड करता है सर, आपको सीजन पे भी डिपेंड करता है। एक खास मौसम का इंतजार करता है, उसी मौसम में बच्चे को जन्म देता है, ठीक है। डिपेंड करता है किस पे, आपको डिपेंड ऑन सीजन, ये सब पे आपको डिपेंड करेगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या सर, आपको डिपेंड ऑन सीजन। इसके बाद नेक्स्ट कर रहा है क्या, आपको रिप्रोडक्टिव फेज जो देखते हैं हम लोग, है ना, रिप्रोडक्टिव फेज जो देखते हैं ये आपको क्या होता है सर, आपको रिप्रोडक्टिव फेज जो देखते हैं हम लोग, रिप्रोडक्टिव फेज, है ना, ये आपको क्या करता है सर, आपको एक रिप्रोडक्टिव फेज जो देखते हैं सर, है ना, ये सर आपको कंडीशनल सॉरी मतलब रिप्रोडक्टिव फेज सीजन पे डिपेंड करता है और हैबिटेट पे भी डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन हैबिटेट। ये हैबिटेट कहाँ रह रहा है उस सब पे डिपेंड कर रहा है। एक बार याद कीजिए, हम आप लोगों को जब 11th पढ़ा रहे थे तो कुछ जानवर सब क्या आता था, समुद्र से निकल के तालाब में जाकर के, तालाब मतलब नदी में जाकर के बच्चों जन्म देता था, याद है, पेट्रोमाइजन। तो पेट्रोमाइजन क्या था, आपको इलाका छोड़ देता था, अपना इलाका छोड़ देता था, दूसरे जगह जाके बच्चों जन्म देता था। मतलब हर एक में अलग अलग केस बनता था, अलग अलग जगहों पे जाकर के बच्चे को जन्म देता था। वही बात यहाँ पे भी है, मतलब हैबिटेट करने का अर्थ यहाँ पे ये हुआ कि नहीं तो माइग्रेशन करता है। जैसे आपको याद कीजिए साइबेरियन क्रेन जब वो पढ़ा रहे थे आपको, साइबेरियन क्रेन क्या था सर, आपको है ना, आपको साइबेरिया से आकर के भारत में आता था, और भारत में आने के बाद भरतपुर राजस्थान में बच्चों जन्म देता। मतलब हैबिटेट भी उसको मायने रखता है। सीजन तो मायने रख ही रहा है,
साथ साथ हैबिटेट भी उसके लिए मायने रखता है कि कहाँ पे बच्चे को जन्म देना है। ठीक है, अब हम लोग अपनी बात करते हैं। हम लोगों में जो देखते हैं सर, एनिमल के केस में, हम लोग थोड़ा सा मिटा रहे हैं। एनिमल के केस में है ना, एनिमल के केस में क्या देखते हैं, है ना, इसमें एक मिनट, एनिमल के केस में क्या होता है सर, आपको मेल में रिप्रोडक्टिव फेज पता लगाना बहुत मुश्किल होगा और फीमेल में रिप्रोडक्टिव फेज का पता लगा सकते हैं। कोई लड़की रिप्रोडक्टिव फेज में आ गई है, इस बात का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, मतलब लिखते आपको मेल में क्या होता है सर, आपको कैन नॉट डिटरमाइन कर सकते हैं एक्सटर्नली, मतलब बिना आपको समझे हम लोग बिना आपको नहीं टेस्ट किया, बिना आपको नहीं चेंज हुए, मतलब लड़का में आपको दाढ़ी मोछा गया तो समझना है रिप्रोडक्टिव, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब लेकिन लड़की में हम लोग समझ सकते हैं, लड़कियों में सर आपको रिप्रोडक्टिव फेज आ गया। फीमेल में हम लोग कैन नॉट डिटरमाइन रिप्रोडक्टिव फेज, बट फीमेल कैन आपको आइडेंटिफाई इन फीमेल रिप्रोडक्टिव एज कैन डिटरमाइन, है ना। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। हम लोग एनिमल की किसकी बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग अपनी बात कर रहे हैं, और हम लोगों में फीमेल में रिप्रोडक्टिव फेज का पता लग सकता है। जैसे हम लोगों में जो प्राइमेट होता है, प्राइमेट समझते हैं, हम लोग प्राइमेट में आते हैं, है ना। इसमें एग्जाम्पल कौन कौन है प्राइमेट का, ह्यूमन है, मंकी है, एप है, गोरिल्ला वगैरह सब हो गया, और एक हो गया जिबोन कहते हैं इसको हम लोग। ये सब आपको किस में आता है, प्राइमेट में आता है। प्राइमेट किसे कहते हैं, जिसका माथा गोल होता है ना, उसको प्राइमेट बोलते हैं। जिसके पास आईब्रो होता है, ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं आईब्रो वाला हिस्सा, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, प्राइमेट के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, तो प्राइमेट जिसका स्कल गोल हो, है ना, और भी बहुत सारा फीचर है प्राइमेट का, लेकिन आईब्रो का होना, है ना, उसके बाद ये आपको नहीं कि ये क्या नाम है, स्कल का गोल होना, राउंड होना, ये सब प्राइमेट का खासियत है। गाय को देखिए पूरा स्कल उसका एकदम तिरछा रहता है इससे, लेकिन हम लोगों में क्या होता है, एकदम परफेक्ट आपको राउंड आपको स्कल दिखाई देता है, जो साबित करता है कि हम लोग क्या है, प्राइमेट है। ठीक है, तो हम लोगों में जो फीमेल होती है ना, उसका हम रिप्रोडक्टिव एज पता लगा सकते हैं। कैसे, हम लोग में जो फीमेल होती है, शो मेंस्ट्रुअल साइकिल, हम लोग में जो फीमेल होती है उसमें क्या दिखाई देता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल दिखाई देता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल से हम लोग समझ जाएंगे कि वो रिप्रोडक्टिव फेज में आ गया। एक खास तरह का प्रक्रिया होता है, जब चैप्टर 3 हम पढ़ाएंगे आपको तो ये सब बताएंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ऐसा समय होता है जिसमें वो ओवम बनाती है। ठीक है, फीमेल में जब गैमेट बनता है एक खास प्रोसेस से बनता है, जिस प्रोसेस का नाम क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऐसा कुछ भी बॉयज में नहीं चलता है। ठीक है, इसलिए हम लोग समझ जाएंगे कि फीमेल किस स्टेज में, आपको मेंस्ट्रुअल स्टेज में, मतलब रिप्रोडक्टिव एज में आ गई है, मतलब बच्चे देने लायक आपको आ गए। मतलब कोई फीमेल ये शो करे कि हमको मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो चुका है, इसका मतलब वो रिप्रोडक्टिव फेज में आ चुकी है। ठीक है, पहले पर यही जगह पे नॉन प्राइमेट जब देखते हैं, नॉन प्राइमेट जब देखते हैं, नॉन प्राइमेट का एग्जांपल सकते हो, इसको छोड़ के बाकी जो भी हो जाएगा नॉन प्राइमेट। जैसे उसमें काऊ आ सकता है ना, गोट वगैरह सब आ सकता है, और क्या आ सकता है सर आपको इसमें, टाइगर वगैरह सब आ सकता है ना, चीता वगैरह सब आ सकता है। ये सब जो देखते हैं हम लोग, ये सब नॉन प्राइमेट है। नॉन प्राइमेट में आप क्या चलता है, उसमें ओइस्ट्रस साइकिल चलता है, ओइस्ट्रस साइकिल चलता है। इस सब के बारे में डिटेल करेंगे हम लोग जब चैप्टर 3 पढ़ेंगे। अभी ये समझिए ओइस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल में थोड़ा अंतर है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग होता है, ओइस्ट्रस साइकिल में कोई ब्लीडिंग नहीं होता है। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस बता रहे हैं आपको। इसमें भी ओवम बनता है और साल में 1-2 महीना में बनता है, जबकि ये हर महीने बच्चों को जन्म दे सकता है। मतलब कोई भी महीने में आपको ओवम रिलीज कर सकता है, कोई भी महीने में मां बन सकता है। बट इस केस में क्या देखते हैं, कुछ खास मंथ में ही आप बच्चे जन्म दे सकते हैं। जैसे गाय भैंस को लीजिएगा तो फरवरी, मार्च और अप्रैल 2 महीने में ही ओवम निकालेगी, बाकी साल में कोई भी मंथ में ओवम नहीं निकालेगी। मतलब बच्चे देने का चांसेस अक्टूबर नवंबर में ही रहता है, नवंबर दिसंबर में हर साल बच्चे को जन्म देगी, नहीं तो उसके अलावा कोई दूसरा महीना में आपको बच्चे को जन्म नहीं देती है। ठीक है, ये सब बात एक बार फिर से कट करके ज्वाइन कीजिएगा, तो एक बार कट करके ज्वाइन कीजिए। तो रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है इसको समझ रहे हैं, और रिप्रोडक्टिव फेज एनिमल में समझ रहे हैं। और एनिमल में हम 2 तरह के एनिमल बता रहे हैं हम आपको, एक है प्राइमेटा हो गया, एक हो गया नॉन प्राइमेट हो गया। और हम लोग नॉन प्राइमेट में जब बात कर रहे थे, इन लोगों में ओइस्ट्रस साइकिल चलता है। हम बार बोल रहे हैं रिप्रोडक्टिव फेज इसका डिटरमिनेंट कर सकते हैं, है ना, आपको फीमेल का डिटरमिनेंट कर सकते हैं। लड़कों में स्पर्म बनने की प्रक्रिया को इंडिकेट नहीं किया जा सकता है, तो लड़कियों में ओवम बनने की प्रक्रिया एक इंडिकेशन देता है। उस इंडिकेशन को हम लोग ओइस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। ओइस्ट्रस साइकिल बोलते हैं कब, जब हम लोग नॉन प्राइमेट की बात कर रहे होते हैं। लेकिन जब प्राइमेट की बात कर रहे हैं तो इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में और ओइस्ट्रस साइकिल में जमीन आसमान का अंतर है, बट अभी हम लोग को ये अंतर नहीं जानना है।
हम जब चैप्टर 3 में जाएंगे तब हम लोग जानेंगे कि सर आपको क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या डिफरेंस है ना ओयस्टर साइकिल के तुलना में। बट अभी हल्का सा हिंट्स दे रहे हैं कि आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें देखने को मिलेगा, प्राइमेट में देखने को मिलेगा, और नॉन प्राइमेट में किसको देखने को मिलेगा सर, इसमें ओयस्टर साइकिल देखने को मिलेगा। प्राइमेट नॉन प्राइमेट के एग्जांपल हम आपको दे दिए हैं, प्राइमेट किसे कहते हैं और नॉन प्राइमेट किसे कहते हैं, ये आप डिस्कशन नहीं करने वाला लायक हुआ। पर आपको ये समझना है सर कि ओयस्टर साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है किसमें, तो फीमेल में चलता है। अब फीमेल के में चलने की वजह से हम लोग समझ आएंगे ये सर आपको कौन कौन मतलब क्या है, ठीक है, मतलब कब उसका रिप्रोडक्टिव एज आया। रिप्रोडक्टिव एज किसमें डिटरमिनाइन कर सकते हैं ना, रिप्रोडक्टिव एज डिटरमिनाइन कर सकते हैं आपको फीमेल में डिटरमिनाइन कर सकते हैं। फीमेल प्राइमेट में डिटरमिनेशन कैसे करोगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, और इसमें हम लोग कैसे डिटरमिनाइन करेंगे, ओयस्टर साइकिल के दौरान। अगर ये स्पेलिंग नहीं याद आवे तो आप दूसरा स्पेलिंग हीट पीरियड भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, हीट पीरियड के नाम से भी इसको हम लोग बुलाते हैं। ये नॉन प्राइमेट्स में यूज होता है। इसमें हम बता रहे हैं यही कि इसमें है ओवम बनने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। लड़कियों में ओवम बनता है एक खास चक्र के दौरान, एक खास साइकिल के दौरान। उस साइकिल का नाम क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं तो ओयस्टर साइकिल करते हैं। लड़कों में ऐसा कोई साइकिल वगैरह नहीं चलता जिससे आप डिटरमिनेंट कीजिए कि स्पर्म बनने लगा है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 क्या है कि सर आप फिर से एनिमल को देखते हैं हम लोग, अब एनिमल को देखते हैं ब्रीडिंग करने के आधार पे। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं कि साल के किसी भी मौसम में बच्चों को जन्म दे सकते हैं, जैसे हम लोग किसी भी मौसम में बच्चों को जन्म दे सकते हैं। लेकिन जो जंगल में जानवर सब रहता है वो जानता है कि हर मौसम में बच्चों को जन्म देंगे तो उसके लिए सर्वाइवल चांस बहुत कम रहेगा। मान ली ठंडी में कोई बच्चा को जन्म दिया तो ठंडी में मर जाएगा, ठीक है। वो लोग खास मौसम का इंतजार करता है बच्चे को जन्म देने के लिए। कुछ जानवर जो होते हैं एक खास मौसम में ही बच्चे को जन्म देगा, जैसे मेढक हमेशा बारिश के मौसम में ही बच्चे को जन्म देगा क्योंकि जानता है पानी की कमी नहीं रहेगा उस टाइम में। लेकिन इस मौसम में बच्चे को जन्म देगा तो उसके लिए बहुत दिक्कत हो सकता है, उसके बच्चे के लिए दिक्कत हो सकता है। तो एनिमल दो तरह के होते हैं, एक क्या होता है सर आपको, है ना, एक कंटिन्यूअस ब्रीडर होते हैं, है ना, कंटिन्यूअस ब्रीडर होते हैं। एक होता है कंटिन्यूअस ब्रीडर होता है और एक क्या होता है सर आपको सीजनल ब्रीडर होता है, ठीक है। सीजनल ब्रीडर के तौर पर हम लोग देखते हैं, ठीक है। दो तरह का आपको ब्रीडर होगा, एक कंटिन्यूअस होगा, एक क्या होगा, है ना, आपको कंटिन्यूअस होगा, एक सीजनल होगा, ठीक है। आप कंटिन्यूअस ब्रीडर किसे कहते हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडर कहते हैं कि ऐसा आपको ऑर्गेनिज्म जो किसी भी मौसम में आपको बच्चे को जन्म देता है, एनी टाइप्स ऑफ कंडीशन में बच्चे। जैसे हम लोग, इसका एग्जांपल कौन होंगे, हम लोग होंगे ह्यूमन क्या होता है, किसी भी मौसम में बच्चे को जन्म दे सकता है, ठीक है। जबकि सीजनल ब्रीडर क्या होता है सर, आपको एक खास सीजन में बच्चे को जन्म दे सकता है ना। गिव ऑफ स्प्रिंग, है ना, इन आपको लिखा आपको पर्टिकुलर सीजन, एक पर्टिकुलर सीजन में ही बच्चे को जन्म दे सकता है ना, पर्टिकुलर सीजन में ही बच्चे को जन्म दे सकता है। सच केस को हम लोग क्या नाम देते हैं, सच केस इज कॉल्ड, है ना, सच केस इज कॉल्ड, है ना, इस केस को हम लोग क्या नाम देते हैं, इज कॉल्ड, है ना, आपको सीजनल ब्रीडर के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। सीजनल ब्रीडर का एग्जांपल आप लोग मांगे हमसे, तो ऑल आपको लिखा आपको एनिमल लिव इन वाइल्ड, है ना, ऑल एनिमल, जितने भी जानवर जो जंगल में रहते हो, ऑल एनिमल लिव इन वाइल्ड। इस सब क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन एक बार तो बनता है, अभी पढ़ लीजिएगा एक बार, अभी तो अप्रैल का महीना चल रहा है तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नीट के वक्त सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, दिमाग लग जाएगा उस टाइम तक, है ना। लेकिन अभी आपको पढ़िए इसको, जितने भी एनिमल जो जंगल में रहते हैं वो सब सीजनल ब्रीडर होते हैं सर, है ना। जैसे क्या क्या, जैसे आपको हो गया सर, आपको बर्ड वगैरह हो गया, जितने भी जंगली नस्ल के जो चिड़िया वगैरह सब है, एक खास मौसम में बच्चे जन्म देगा। देखिए हर महीने नहीं बच्चे जन्म देगा, खास मौसम में ही आपको जन्म देगा। बर्ड हुआ, बहुत सारे मैमल हुए, जंगल में रहने वाले बहुत सारे गाय भैंस सब हुए, मैमल सब हुए, ये सब क्या होता है, एक खास मौसम में ही बच्चे को जन्म देगा, सारे मौसम में बच्चे को जन्म नहीं देता है। लेकिन हम लोग अपनी बात करें, सब कंटिन्यूअस ब्रीडर में ह्यूमन आएगा, या कुछ ऐसे जानवर जिसको पोल्ट्री फॉर्म में रखा गया हो, या है ना आपको या डेयरी में रखा गया। जैसे देखिए हम लोग जो मुर्गी सबको पालते हैं तो उसको पोल्ट्री फॉर्म में रखते हैं, तो उसको इंड्यूस करते रहे, मतलब उसको टॉर्चर करते रहते हैं, उसको हार्मोन सब देते रहते हैं ताकि हर महीने में वो अच्छा जन्म दे, ठीक है। एनसीईआरटी भी लिखा है क्या, सारे, है ना, सारे बर्ड आपको कंटिन्यूअस ब्रीडर हो सकते हैं, मतलब ये सारे बर्ड्स, है ना, सीजनल ब्रीडर हो सकते हैं। जवाब है नहीं, है ना, कुछ बर्ड को हम लोग कंटिन्यूअस ब्रीडर में भी रख सकते हैं। फास्ट में ना हो रहा है जी, समझ रहा क्या बोल रहे हैं। मतलब इसका एक एग्जांपल भी है ना, आपको बर्ड इन पोल्ट्री फार्म, है ना, बर्ड इन, है ना, पोल्ट्री फार्म के अंदर में हम जो रखते हैं, है ना, ये क्या हो जाएगा सर, आपको कंटिन्यूअस ब्रीडर में आ जाएगा। कंटिन्यूअस ब्रीडर क्या होता है सर, आपको जो किसी भी मंथ में किसी भी तरीके से बच्चे को जन्म दे सकता हो। तो पहला एग्जांपल तो ह्यूमन है, ह्यूमन हर मंथ में आपको बच्चे देते हैं। हम लोग का सबका डेट ऑफ बर्थ अलग अलग मंथ में आता है, जिसका मतलब ये हुआ कि सर हम लोग हर मौसम में बच्चे को जन्म दे सकते हैं। लेकिन वही जगह पे सर आपको पोल्ट्री फॉर्म में जो आपको चिड़िया वगैरह रखा रहता है वो भी हर मौसम में बच्चे जन्म दे सकता है। मतलब कैपेटिव, मतलब पालतू जो जानवर सकते हैं, कैपेटिव एनिमल्स हो जाते हैं, ठीक है। कैपेटिव
कैपेटिव एनिमल सब जो होते हैं, पालतू जानवर सब होते हैं, उसको हम किसी भी मौसम में बच्चे देने लायक बना सकते हैं जी, ठीक है। लेकिन वही जगह पे जो जंगल में रहता है जानता है कि भाई ये मौसम में ही बच्चे जन्म देने सक्सेस होने का चांस ज्यादा है, तो इसलिए इसी मौसम में बच्चे को जन्म देता है। हो गया जी, हो गया, समझा दिए। अब जिस उम्र में आप बच्चे को जन्म नहीं दे सकते उस स्टेज को सेनिसेंट स्टेज कहते हैं। लास्ट टॉपिक है क्या, सेनिसेंट स्टेज। जिस स्टेज में आप बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं, ऐसे समय को हम लोग क्या नाम देते हैं, सेनिसेंट। ये बात है सर, हर एक ऑर्गन में एक न एक दिन आके जाके ओल्ड हो जाता है, मतलब ग्रो करते करते एक समय आता है जिस समय सेल कैपेबल नहीं है बच्चे को जन्म देने के लिए, सेल डिवीजन नहीं हो पा रहा है सर, माइटोसिस मियोसिस नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से वो बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहा है। जब माइटोसिस मियोसिस नहीं होगा, बच्चे को जन्म नहीं दे पाता है सर, उस समय को क्या कहते हैं, सेनिसेंट फेज कहते हैं। नहीं सर, स्पेलिंग याद होगा तो ओल्ड एज भी बोल सकते हैं हम लोग, है ना। ऐसा समय जिसमें हम लोग बच्चे को जन्म नहीं देते हैं उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ओल्ड एज के नाम से लाते हैं। अब देखिए ये सब तो हो गया जी, ठीक है, समझा रहा है क्या होना चाहे। देखिए अभी तक कंपटीशन का लाइन क्या है, कंपटीशन का लाइन था आपको बैम्बू और एस्ट्रोग्लेंथिस कुंथियाना। एक था VRMS, वो हार्ड हो गया ना, जिस साल हार्ड क्वेश्चन पूछे ना कह देगा इंटर फ्लावरिंग पीरियड देखते हैं प्लांट में, उस घटना को क्या कहते हैं, इंटर फ्लावरिंग पीरियड जब प्लांट को देखते हैं तो VRMS कहते हैं उसको हम लोग, ठीक है। और तीसरा एक हार्ड क्वेश्चन हो जाएगा कि भाई ठीक है JRS हो चाहे VRS हो, JRS हो या VRS हो, ये किन चीजों पे डिपेंड करता है, JRS VRS या VRMS, ये सब है ना हार्मोन्स पे डिपेंड करते हैं। मतलब रिप्रोडक्शन किसके कंट्रोल में, हार्मोन के कंट्रोल में। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हुआ, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हुआ, प्लांट में जो हार्मोन हुआ, यही सब आपको आप तीनों को कंट्रोल करता है, ठीक है। किसी बंदे में J कितना दिन तक होगा, R कितना दिन तक होगा, हार्मोन के कंट्रोल में सर, है ना। हार्मोन देने या ना देने से सर प्लांट में क्या होता है, JRS शो करता है, ठीक है। समझा रहा क्या होना चाहे, मतलब कोई आदमी J से R में जाना चाह रहा है, ये कौन ले जाएगा आपको, हार्मोन ले जाएगा। जैसे बच्चा में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बनता है, लेकिन एक समय आने के बाद टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनना शुरू हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनना उस लड़के को किस में ले जाएगा, आपको रिप्रोडक्टिव एज में ले जाएगा। और रिप्रोडक्टिव के बाद जब हार्मोन बनना बंद हो जाएगा फिर से कहां चला जाएगा, सेनिसेंट फेज में चला जाएगा। ठीक लग रहा है दिमाग क्या बनाता है। मतलब आपसे हम पूछे कि JRS VRMS सबको कौन कंट्रोल करता है, हार्मोन कंट्रोल करता है, ठीक है। ये हार्मोन जो होता है वो उसको आपको बदलता रहता है, ट्रांजिशन करता है। ऑल थ्री स्टेज आर ट्रांजिशन बाय, है ना, JRS या VRS जो भी हो या VRMS हो, ये हार्मोन की वजह से होता है, ठीक है। देखो हम यहाँ तक पढ़ा दिया आप लोगों को, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं आप, ठीक है। ये पेज तक हम लोग देखे हैं, एक मिनट कुछ ज्यादा ही लंबा है। तो ये सब पढ़ा दिए हम आपको, ये सब पूरा पेज पढ़ा दिए हैं, ठीक है। और यहाँ तक हम आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है। इसको रीडिंग दे देते हैं, तब असली क्लास स्टार्ट होगा जो आपको अगला 2 चैप्टर में बेसिक के तौर पे मदद करेगा, ठीक है। अभी शुरू करते हैं, यहाँ से बोलना शुरू कर रहे हैं। देखिए यहाँ से बोल रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टॉपिक से बोल रहे हैं। रीडिंग देते हैं इस पेज से। अभी तक क्वेश्चन बहुत कम पूछा है, पर जिस तरह का ट्रेंड ना 2-3 साल से कि इस पेज से भी पूछने लगा है क्वेश्चन सब, इसलिए यहाँ से पढ़ रहे हैं, पूरा हाईलाइट करते रहेगा जब बोलते रहेंगे तो, है ना। उसमें कह रहा है कि आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, बात तो तय था ना। उसके बाद आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल, लड़का लड़की एक ही शरीर पे भी हो सकता है या अलग अलग शरीर पे भी हो सकता है। यानी कहीं समझ में आया ना, मेल फीमेल देखो ना, जैसे अर्थ हम सबको देखेगा मेल फीमेल एक ही शरीर पे होगा, मेल भी यहीं पे है फीमेल भी यहीं पे है जी, ठीक है। जबकि किसी किसी में क्या देखते हैं, मेल फीमेल अलग अलग होता है। जैसा हम लोग में देखिएगा मेल फीमेल क्या होता है, अलग अलग होता है जी, ठीक है। जो साबित करता है कि हम लोग क्या होता है, आपको 2 अलग अलग इंडिविजुअल है, सब कॉमन लैंग्वेज है। और आगे बढ़ जाओ, ये गैमीट जब मिलता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है, डेवलप टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म, जो आगे जाकर नए ऑर्गेनिज्म बदल जाते हैं। सब कोई खास लाइन है, लेकिन आप ये हाईलाइट करिएगा लाइन, इट इज एन इलैबोरेट कॉम्प्लेक्स एंड स्लो एज कंपेयर टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत जटिल होता है सर, कॉम्प्लेक्स भी है, मतलब इलैबोरेट भी फैला हुआ है, और इलैबोरेट है, कॉम्प्लेक्स है और स्लो प्रोसेस है। बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, रिजल्ट ऑफ ऑफस्प्रिंग जो होगा, क्योंकि यहाँ पे मेल और फीमेल गैमीट मिल रहा है सर, जो बच्चे बनेंगे ना, नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट, ऑलमोस्ट देमसेल्फ, है ना। मतलब आप क्या पूरा का पूरा सेम टू सेम पापा या मम्मी जैसा नहीं होगा, कुछ कैरेक्टर पापा मम्मी जैसा होगा 100%। जैसे हम लोग अपने मम्मी पापा से अपने आप को कंपेयर करेंगे तो परसेंटेज में मैच करते हैं, पर 100% मम्मी जैसा या 100% पापा जैसा नहीं होते हैं, या ना ही 50-50 होते हैं, कुछ ही परसेंट होता है। 40% मम्मी जैसा दिखेंगे, 40% पापा जैसा दिखेंगे, 20% हो सकता है अलग दिखे। पहले पढ़ा जी। उसके बाद स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, चाहे तुम प्लांट, एनिमल, फंजाई किसी के बारे में पढ़ो, सब बाहर से देखने में अलग अलग है, सही बात है। एक्सटर्नली अलग है, इंटरनली भी अलग है, और फिजियोलॉजी से भी अलग अलग है। लेकिन
व्हेन, अब इसी अंडरलाइन कीजिए यहाँ से, व्हेन इट इज कम टू द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आता है ना, सरप्राइजिंगली दे आपको लिखा शेयर द सिमिलर पैटर्न, है ना, ये सब क्या होता है, एक ही जैसा पैटर्न शो करता है ना, मतलब एक ही जैसे आपको रिप्रोडक्शन का पैटर्न सब शो करता रहता है, ठीक है। उसके बाद है ना जी, ऑल ऑर्गेनिज्म हैव रीच टू द सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ, है ना, सारे ऑर्गेनिज्म क्या होता है, एक खास स्टेज तक पहुंचते हैं ग्रोथ का, एंड मैच्योरिटी का इन देयर लाइफ, है ना जी, अपने लाइफ में क्या होता है, एक खास समय तक, है ना, ग्रोथ आपको पहुंचता है लाइफ का, है ना, बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने से पहले एक खास उम्र में पहुंचना जरूरी है, उस उम्र में जब पहुंचते तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो सर ठीक है, तो वो समय बताइए जब हम लोग ग्रोथ कर रहे होते हैं, तो उस समय को क्या कहते हैं, जुवेनाइल फेज के नाम से ला देते हैं, पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, जुवेनाइल फेज। अंडरलाइन कीजिए या हाईलाइटर चलाइए इस पे, हम पूछ सकते हैं आपसे कि पीरियड ऑफ ग्रोथ को क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ ग्रोथ को हम लोग जुवेनाइल फेज कहते हैं। यही बात अगर प्लांट के लिए बुलाना हो तब क्या कहोगे, तब वेजिटेटिव फेज कहेंगे, है ना, प्लांट के केस में, है ना जी। दिस फेज इज वेरिएबल, ये बात सही है सर कि सबका जुवेनाइल फेज एक जैसा नहीं हो सकता है ना, ड्यूरेशन सबका अलग अलग हो सकता है, हर एक जानवर में जुवेनाइल फेज, हर एक जानवर में वेजिटेटिव फेज अलग अलग समय पे देखने को मिलता है। द एंड ऑफ जुवेनाइल फेज, है ना, जब जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज खत्म हो जाता है, व्हिच मार्क द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, जो क्या करता है सर, आपको रिप्रोडक्टिव फेज का आपको बिगिनिंग करता है, ठीक है। कैन सीन इजीली इन द आपको हायर प्लांट व्हेन दे कम इनटू फ्लावर, है ना जी। फिर से सुनो इस लाइन को, जुवेनाइल फेज जब खत्म हो जाता है या वेजिटेटिव फेज खत्म हो जाता है, व्हिच मार्क द लिखा आपको बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, वो किसको स्टार्ट करवाता है, रिप्रोडक्टिव फेज को स्टार्ट करता है, जो कि आप बड़े बड़े पेड़ पौधे में आसानी से देख सकते हैं। कैसे भाई, तो उसमें फ्लावर आ गया तो हम समझ जाएंगे कि वो किस में आ गया है ना, रिप्रोडक्टिव फेज में आ चुका है। हम बार बार बोले ये लाइन, है ना। अब एक क्वेश्चन सब दे रहा है, इसका भी आंसर देखते हैं। हाउ लॉन्ग डू यू टेक द लिखा मैरीगोल्ड, राइस, व्हीट, कोकोनट, मैंगो प्लांट, इस सब में फ्लावर कब आता है, ये सब फालतू क्वेश्चन है, मत आंसर कीजिएगा इसका, है ना। इन सम प्लांट वेयर द फ्लावरिंग अकर्स, है ना, लिखा आपको मोर देन वंस, है ना। अब यही लाइन एक आ गया, कुछ ऐसे भी पेड़ है जिसमें एक से ज्यादा बार फ्लावरिंग होते हैं, तो क्या इंटर फ्लावरिंग पीरियड जो होते हैं, तो उसको जुवेनाइल फेज कहेंगे या मैच्योर फेज कहेंगे, मैच्योर पे टिक मारिएगा, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैच्योर कहेंगे, जिस पेड़ में एक साल के बाद फिर अगला साल फ्लावर आवे, फिर अगले साल फ्लावर आवे, ऐसे पेड़ को हम लोग क्या नाम देते हैं, मैच्योर फेज के नाम से आते हैं। आप तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा होगा, एक जीआरएस होता है, एक क्या होता है वीआरएस होता है, एक क्या होता है वीआरएमएस होता है। अब दिमाग लगाओ कि जीआरएस किस में देखते हैं या वीआरएस किस में देखने को मिलता है ना। ऑब्जर्व द फ्यू ट्री इन एरिया, अपने आसपास के इलाके में कुछ पेड़ पौधे को देखिए, डू दे आपको फ्लावरिंग ड्यूरिंग द सेम मंथ या ईयर आफ्टर ईयर, क्या हमेशा एक ही मंथ में बच्चे अपने फ्लावरिंग करते हैं, यस यस में जवाब दीजिए। देखिए हर साल आपको एक ही महीने में फ्लावरिंग आएगा जी, ठीक है। व्हाई डू यू थिंकिंग द लिखेबिलिटी ऑफ द फ्रूट लाइक मैंगो, एप्पल, जैक फ्रूट, ये सब सीजनल क्यों होते हैं, कहा ये सब एक ही मौसम मिलते हैं भाई, उसका मौसम यही रहता है, नहीं कहता था पहले, रिप्रोडक्शन किसी किसी में सीजनल होता है और किसी किसी में क्या देखते हैं हम लोग, है ना, अपनी कंटिन्यूअस होता है। आर ये सब कोई आंसर नहीं दीजिएगा, सबका बेकार है। Are these same are the same plant that flowering throughout the year and some other the slow seasonal flowering? कुछ प्लांट क्या होता है सालों भर आपको फ्लावर दे सकते हैं, और कुछ प्लांट क्या होते हैं, ठीक है, कुछ खास सीजन में ही आपको है ना फ्लावरिंग करते हैं, ठीक है। अब यहीं पे हाइलाइटर चलाएगा, हैश देके स्टार्ट कीजिएगा इसको, यानी स्टार बना के या VVS स्क्वायर लाइन के लिखिए। सीबीएसई वाले बच्चे सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई वाले बच्चे से ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन को बड़ा बना के पूछता है। एनुअल एंड बायएनुअल प्लांट जो देखते हैं, है ना, इसमें आराम से आप VRS को देख सकते हैं, क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेनिशिएंट फेज, है ना जी। अब हम लिखे थे बोर्ड पे, कोई लड़का विश करता है कि हमको VRS देखना है और कुछ नहीं देखना है, तो उसके लिए एनुअल प्लांट और बायएनुअल प्लांट पे फोकस करना पड़ेगा उसको। लेकिन वही जगह पे पेरिनियल प्लांट जो देखते हैं उसमें VRS नहीं दिखाई देगा, उसमें क्या दिखाई देगा, VRMS दिखाई देगा। बट इन द पेरिनियल प्लांट, है ना, वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर द दिखा आपको दीज फेज, इस तीनों फेज में आपको डिफरेंस क्रिएट करने में बहुत दिक्कत होगा आपको, क्योंकि हर 2 साल में आपको फ्लावरिंग कर रहा है, हर 1 साल बाद फ्लावरिंग कर रहा है, इससे प्रॉब्लम होगा ना जी। लेकिन कोई लड़का कहेगा सर कि हमको देखना है कोई ऐसा पेड़ नाम बताइए जो पेरिनियल हो लेकिन VRS दिखाई दे, मतलब पेरिनियल का मतलब क्या, जो ज्यादा समय तक जिंदा भी है प्लस उसमें हमको क्या दिखाई दे, है ना, आपको ये भी दिखाई दे। मतलब सम प्लांट है ना एग्जिबिट, है ना, अनयूजुअल, है ना, फ्लावरिंग फिनोमेना। कुछ ऐसे भी प्लांट है जो आपको किस अजीब तरह का उसका फ्लावरिंग फिनोमेना होता है। बैम्बू में और किस में देखते हैं हम लोग, है ना, आपको ओनली बैम्बू अपने लाइफ में ना 50 से 100 साल के लाइफ में एक ही बार फ्लावरिंग देता है, फ्लावरिंग देने के बाद फल बनता है और फल के बाद वो मर जाता है जी, ठीक है। दूसरा प्लांट है स्ट्रोबिलेंथियस कुंतियाना, है ना, जिसमें आपको 12 साल में एक ही बार फ्लावरिंग करता है, और सितंबर अक्टूबर 2006 में लास्ट टाइम में किया था, तो 2018 में भी किया होगा, अब 2030 में भी करेगा। तुम लोग समझ रहा है इसका क्या मतलब हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि 2 पेरिनियल प्लांट है जो VRS शो करता है। हम बोर्ड पे लिखे थे ना कि सारे पेरिनियल प्लांट VRMS होते हैं एक्सेप्ट 2 को छोड़ करके,
कौन पेरिनियल प्लांट है जो सिर्फ VRS शो करता है, उसका नाम बैम्बू है और स्ट्रोबलेंथिस कितना, दोनों जो दिमाग है, लड़का इसको कैसे जनरल नॉलेज के तौर पर याद करता है कि जनरल नॉलेज है सर हमको स्ट्रोबलेंथिस जिंदगी में एक ही फ्लावर होता है। अगर लड़का बायोलॉजी का सेंस लेकर पढ़ रहा होगा, तो बायोलॉजी के सेंस से देखा जाए तो दो तरह का प्लांट यहाँ पे चर्चा हो रहा है। एक है सर आपको VRS है ना, एक है आपको क्या VRMS है ना जी। तो VRS का एग्जांपल है पेरिनियल, और दो पेरिनियल प्लांट है और एनुअल और बाइएनुअल प्लांट है। लिखे थे बोर्ड पे, फिर से लिखना पड़ेगा है ना। एनुअल प्लांट और बाइएनुअल प्लांट और बैम्बू और स्ट्रोबलेंथिस कुंथियाना, ये तीनों के तीनों VRS शो करते हैं। लेकिन वही जगह पे आपको VRMS कौन शो करते हैं, जितने भी पेरिनियल प्लांट है सब के सब VRMS शो करते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे आप स्ट्रोबलेंथिस कुंथियाना को गुणगान करने लगा है, ये मास फ्लावरिंग करता है, मास में बहुत ज्यादा ही फ्लावरिंग करता है ना। ट्रांसफॉर्म लार्ज ट्रैक एरिया ऑफ हिल, जिसकी वजह से सर जितना भी आपको जो खाई वाला इलाका है, जितना भी पहाड़ी इलाका है, केरला का, कर्नाटक का, तमिलनाडु का, सब ब्लू हो जाता है। हम तुमसे पूछ सकते हैं स्ट्रोबलेंथिस कुंथियाना का फ्लावरिंग पेटल कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है फ्लावरिंग है ना जी। वो फिल्म देखा आई फिल्म देखी है, आई फिल्म नहीं देखा, आई फिल्म में दिखा था पूरा पहाड़ पूरा ब्लू कलर का जाता है। ये स्ट्रोबलेंथ 2006 का शूटिंग था वो, ठीक है, मतलब देखना जो लास्ट में जो दिखा था हीरो हीरोइन था, आई फिल्म में देखिएगा, नहीं देखे तो हम उस दिन दिखाए थे आपको मोबाइल में, नहीं तो एक अपने से सर्च कीजिएगा स्ट्रोबलेंथिस कुंथियाना। ये एक ऐसा पौधा है सर जो तमिलनाडु सब में ग्रो करता है, अब पूरा इलाका ब्लू हो जाता है इस वजह से। ठीक है, एनिमल आपको जुवेनाइल फेज होता है, और जुवेनाइल फेज के बाद मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंज आता है, जिसको रिप्रोडक्टिव फेज के तौर पर हम लोग याद करते हैं। ठीक है, मतलब एनिमल में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज होता है, और रिप्रोडक्टिव फेज भी वेरिएबल होता है। हम पहले भी बोल चुके हैं, ये भाई कोई टाइम नहीं है कि इतना ही दिन में होगा रिप्रोडक्टिव फेज, आगे पीछे भी रिप्रोडक्टिव फेज हो सकता है, सबका अलग अलग भी हो सकता है। कैन यू लिस्ट द चेंज इन सम ह्यूमन बीइंग दैट इंडिकेट द रिप्रोडक्टिव फेज, हम लोगों में क्या ऐसा चेंज आएगा जिससे समझ आएंगे रिप्रोडक्टिव फेज में आ गया है। वही लड़का समय देखिएगा आपको हार्मोन सब के दाढ़ी वो सब आपको आना शुरू हो जाए, मोस्ट ऑफ बियर्स आने लगे, और भी बहुत सारा फीचर है, पर इसका आंसर मत कीजिएगा, ये सब बेकार क्वेश्चन सब है। अमंग द लिखा एनिमल है ना, क्या बर्ड का एग्जांपल दे रहा है एनसीईआरटी बुक है ना। फॉर एग्जांपल बर्ड डू दे ले एग है ना, ऑल द लिखा आपको ईयर, क्या आपको एनसीईआरटी पूछ रहा है क्या चिड़िया वगैरह सब सालों भर अंडे दे सकती है या सीजनल दे सकता है, इसका आंसर मे और मे नॉट भी करके दीजिएगा। कुछ चिड़िया क्या होता है सालों भर अंडे दे सकते हैं, कौन सा चिड़िया, वही पोल्ट्री फार्म वाला चिड़िया, वो सालों भर अंडे दे सकती है, लेकिन वही जगह पे जो आपको नेचर में जो पाई जाती है वो सीजनल होती है, एक खास मौसम में ही अंडे देगी, उसके बाद वो अंडे नहीं देती है। ठीक है, व्हाट अबाउट लिखा है आपको अदर एनिमल लाइक फ्रॉग एंड लिजर्ड, इसके लिए वही बात होगा जो चिड़िया जो आपको जैसे मतलब कोई मेढक हो तुम उसको पाल रहे हो, उसको चिड़ियाघर में रख रहे हो, उसको पानी की कोई कमी है तो सब मौसम में बच्चा जन्म दे सकता है ना, लेकिन वही जगह पे इसको नेचर में रखना है, नेचर में तो उसको खास मौसम में ही बच्चे जन्म दे सकता है। यू विल बी आपको नोटिस दैट बर्ड लेइंग इन नेचर है ना, सॉरी बर्ड लिविंग इन नेचर, इसको अंडरलाइन कीजिएगा है ना, जो आपको चिड़िया नेचर में रहती है ले एग ओनली द सीजनली, सही बात है, लेकिन वही वर्ड कैपेटिव रहता है ना, कैपेटिव में मतलब क्या आपको पोल्ट्री फार्म में या इंसान की देखभाल में रहता है, वो हर दिन या साल में हर समय अंडे दे सकती है, मतलब जिस साल में जब मंथ में जिस मंथ में इच्छा हो उस मंथ में बच्चे को जन्म दे सकती है। इन दिस केस है ना, लेइंग एग इज नॉट रिलेटेड टू द रिप्रोडक्शन, यहाँ पे अंडा जो दिया जा रहा है ना, जो पोल्ट्री फार्म में जो अंडा दिया जाता है वो रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं, इसका लेना देना किससे है सर, आपको कमर्शियल यूज हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इंसान के द्वारा आपको एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है इंसानों की भलाई के लिए है ना। द फीमेल प्लासेंटल मैमल, अब आ गया दूसरा लाइन, यहाँ से अलग दुनिया है। द फीमेल प्लासेंटल मैमल साइक्लिक चेंज होता है ओवरी के अंदर में और एसेसरी डक्ट के अंदर में, क्योंकि हार्मोन चेंज कर रहा था उस टाइम में, इस समय रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान। अभी हम बोले भी थे कि हम लोग में जो फीमेल होती है उसमें रिप्रोडक्टिव फेज का पता लगा सकते हैं, क्योंकि उस दौरान उसके बॉडी में कुछ चेंज हो रहा था, एसेसरी डक्ट में, ओवरी में, इस समय चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, अब वही नॉन प्राइमेट हाइलाइटेड चलाएगा इस पे, नॉन प्राइमेट एनिमल, नॉन प्राइमेट एनिमल का एग्जांपल सब सुनिएगा, काऊ हुआ, शिप हुआ, रैट हुआ, डियर हुआ, डॉग हुआ, टाइगर हुआ, इस सब में साइक्लिक चेंज होता है ना ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन के दौरान, इसको ओइस्ट्रस साइकिल के नाम से लाते हैं। अभी रट्टा मारिए ओइस्ट्रस साइकिल, पक्का समझाएंगे चैप्टर 3 जब पढ़ाएंगे तब आपको हम ओइस्ट्रस साइकिल का हल्का फुल्का हिंट्स दिए हैं, जिसमें ब्लीडिंग नहीं होता है ना, इसमें भी ओवम बनता है। और जबकि प्राइमेट में देखते हैं, प्राइमेट का एग्जांपल कौन कौन है ना, मंकी, एप, ह्यूमन, एप समझते हैं गोरिल्ला ही को कहते हैं हम लोग, और ये सब मेंस्ट्रुअल साइकिल शो करता है। ठीक है, मतलब हम लोगों में फीमेल में रिप्रोडक्टिव फेज का पता लगा सकते हैं। हम 4 ऑप्शन देंगे तुम लोगों को, अब पूछेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा ऑप्शन रिप्रोडक्टिव फेज में होने का संकेत देता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओइस्टर साइकिल ऑप्शन रहेगा, तो ये दोनों रिप्रोडक्टिव फेज होने का संकेत देता है, लेकिन लड़कों में नहीं, लड़कियों में ये होता है। ठीक है, मेनी आपको मैमल्स स्पेशली दोज लिव इन नेचर, जो नेचर में रहते हैं, ठीक है, या वाइल्ड कंडीशन में रहते हैं, जो भी जंगली जानवर सब होते हैं या आपको नेचर में जो पाए जाते हैं, वो लोग एक खास फेवरेबल सीजन में बच्चों को जन्म देते हैं। तो ऑब्वियस बात सब है, ऐसे एनिमल सबको सीजनल ब्रीडर के नाम से लाते हैं।
लेकिन वही जगह पे मेनी अदर एनिमल है ना रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी आपको थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव फेज, हर मौसम में बच्चे जन्म देते होंगे, ऐसे वो क्या नाम देते हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडर के नाम से लाते हैं। अब कंटिन्यूअस ब्रीडर किसे कहते हैं, और है ना आपको नहीं कि आपको सीजनल ब्रीडर किसे कहते हैं, ये समझ में आया ना। सब सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे से 1 मार्क्स का क्वेश्चन है कि सीजनल ब्रीडर किसे कहते हैं और कंटिन्यूअस, तो इंग्लिश पकड़ के भी हिंदी निकाल देगी और उसका डेफिनेशन लिख दोगी, है ना। उसके लिख रहा है क्या, अगला पॉइंट पैराग्राफ चेंज हो रहा है, मे ऑल द ग्रो ओल्ड, है ना। हम सब जानते हैं कि नहीं बूढ़े होंगे हम लोग, एक ऐसा समय आ जाएगा है ना जी जिसमें हम लोग रिप्रोडक्टिव फेज कैपेबल नहीं होगा जी, ठीक है। मतलब क्या, एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, ये जब रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हुआ माना जाएगा, इसको हम लोग क्या मानेंगे, सेनिशियंट स्टेज मानेंगे या ओल्ड एज मानेंगे, है ना। देयर आर द कॉम्बिनेंट चेंज, मतलब इसमें कुछ ना कुछ ऐसा बदलाव होता है जिससे आपका शरीर क्या होगा, धीरे धीरे स्लो हो जाएगा, और एक ऐसा समय आएगा ओल्ड एज के बाद डेथ होना पॉसिबल हो जाता है, मतलब उसके बाद मौत हो जाता है इंसान का, ठीक है। उसके बाद लिखा आपको, अब यहीं पे हाईलाइटर चलाइए, पैराग्राफ जो चेंज हो रहा है, इन द बोथ प्लांट एंड एनिमल हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल, इसी पे हाईलाइटर चलाइए, इलेक्ट्रिसिटी नहीं। तुमसे पूछेंगे, जब चैप्टर 11 का चैप्टर से पढ़ा था ना, चैप्टर 21 चैप्टर 22, उसमें लिखा हुआ है हमारे अंदर में 2 तरह का आपको स्टिमुलस होता है, एक इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस होता है जो ब्रेन चलाता है, इलेक्ट्रिसिटी से आपको कंट्रोल करता है, एक हार्मोन होता है जो हार्मोन मसल सबको चलाता है, मतलब केमिकल से कंट्रोल होता है। 2 तरह कंट्रोल होता है, एक होता है इलेक्ट्रिकल कंट्रोल, होता है केमिकल कंट्रोल। कौन सा कंट्रोल आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है, हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स आर रिस्पांसिबल फॉर ट्रांजिशन बिटवीन द 3 फेज, है ना, तीनों फेज के बीच में कौन बदलाव लाता है, हार्मोन सब लाता है, ठीक है। इंटरेक्शन बिटवीन द हार्मोन एंड आपको सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर रेगुलेट द, लिखा आपको है ना, रेगुलेट द आपको रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड आल्सो एसोसिएट विद द बिहेवियरल एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसका हाईलाइटर चलाएगा, आपको हार्मोन्स रिस्पांसिबल होते हैं, है ना, ट्रांजिशन बिटवीन द 3 फेजेस, तीनों फेजेस के बीच में आपको ये रिस्पांसिबल होते हैं। इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन और एनवायरमेंटल फैक्टर, बाहर के एनवायरमेंट और हार्मोन के इंटरेक्शन से, है ना, ये आपको उसके ऑर्गेनिज्म में बिहेवियरल चेंज होना शुरू हो जाता है जी, ठीक है। यहां तक पढ़ाए थे, यहां तक बात कर लिए जी, ठीक है। अब थोड़ा देर रुको, इसके बाद अगला देखते हैं। तो अब हम लोग दूसरा टॉपिक में बात कर रहे हैं, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। आपको क्या होता है सर, आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं फिर से, आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया जी, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो देख रहे हैं, ये आप वाला चैप्टर में यूज होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कैसे वर्क करता है ना, इवेंट के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ इवेंट, घटनाएं घटने के आधार पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 3 हिस्सों में बांटा गया है। मतलब सर कौन घटना कब घटता है, इस आधार पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 आपको हिस्से में बांटा गया। अब इसको समझने के लिए एक बार हम आपको एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे अभी आप लोग मैट्रिक एग्जाम दिए ना, 10th क्लास को हम लोग मैट्रिक बोलते हैं। अगर आप मैट्रिक एग्जाम देते हैं तो मैट्रिक एग्जाम हुआ, ठीक है। अब मैट्रिक से पहले 9th क्लास था, 8th क्लास था, उसके लिए हम लोग प्री मैट्रिक वर्ड यूज करते हैं कि प्री मैट्रिक में जैसे 10th पास कर जाते हैं, अब 11th 12th में नाम लिखाते हैं तो पोस्ट मैट्रिक, जैसे अभी आज पोस्ट मैट्रिक फॉर्म सब आता है स्कॉलरशिप के लिए। पोस्ट मैट्रिक मतलब मैट्रिक के बाद के आगे की पढ़ाई करने के लिए आपको स्कॉलरशिप चाहिए, उसको क्या कहते हैं, पोस्ट मैट्रिक के नाम से आता है। उसी तरह से सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा का नाम क्या है सर, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। दूसरा हिस्सा का नाम क्या है सर आपको, है ना, आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी घटना घटेगा उसको क्या कहेंगे, आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पहले ये तो बताइए फर्टिलाइजेशन होता क्या है, स्पर्म ओवम का मिलना होता है सर। जब स्पर्म ओवम मिल जाता है इस घटना को क्या नाम देते हैं हम लोग, ठीक है, इस घटना को फर्टिलाइजेशन के नाम से बुलाते हैं। इसका मतलब सर स्पर्म ओवम बनता भी तो होगा तब ना मिल देगा जी, ठीक है। तो जब स्पर्म ओवम बनता उस समय को पढ़ेंगे तो उसको क्या कहेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन के नाम से बुलाएंगे। दिमाग लग रहा है क्या होता है, मतलब आपको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है। क्लास जब स्टार्ट किया था तो बोले थे ना ये फर्टिलाइजेशन को, सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, है ना, जब हम लोग सब में एक ही जैसा होता है, जितने भी बंदे हैं सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक जैसा होता है। तो होता कैसा है, क्या क्या है। तो पहला बात है कि सर इसमें एक फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। फर्टिलाइजेशन का मतलब स्पर्म ओवम के मिलने की घटना को क्या नाम देते हैं, फर्टिलाइजेशन के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और जब स्पर्म ओवम मिलता रहता है इसका मतलब स्पर्म ओवम बनता भी तो होगा। जब कभी कहीं पे भी स्पर्म ओवम बनता है उस समय को क्या कहेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन के नाम से बुलाएंगे। तो बनना ही काफी ना है, मिलना भी तो जरूरी है, दोनों करीब आना जरूरी है। जैसे लड़का लड़की में जब स्पर्म ओवम बनता है तो उसको करीब आना भी जरूरी है। इस सबको भी किस में रखेंगे हम लोग, प्री फर्टिलाइजेशन में। जब दोनों मिल गया तो क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन।
लेकिन हम सब जानते हैं हम लोग एक सेल के थोड़े बने हुए हैं, लाखों करोड़ों सेल के बने हुए है ना, लाखों करोड़ों सेल के बने हुए हैं। तो इस हिसाब से हम लोग जो लाखों सेल के बने हुए हैं, तो इस हिसाब से हम लोगों को आगे जाके माइटोसिस डिवीजन करके अपनी आबादी बनाना होगा, मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अभी तो बस सब समझिए, फिर हमको समझाना भी यही सब चीज। तो ये सब आपको देखिए, तो एक हो गया प्री फर्टिलाइजेशन, एक हो गया फर्टिलाइजेशन, एक क्या हो जाएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सर प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या पढ़ाइएगा आप हमको? हम तुमको दो चीज इसमें पढ़ाएंगे, एक होगा गैमिटोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस का मतलब क्या? गैमिट का बनना है ना, जेनेसिस माने बनना होता है, गैमिट का बनना, और फिर उसके बाद गैमिट ट्रांसफर। उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग? गैमिट ट्रांसफर देखेंगे, ठीक है। गैमिट ट्रांसफर मतलब गैमिट का आपको ट्रांसफर होना, मतलब आगे बढ़ना, ताकि मेल और फीमेल गैमिट मिल सके। जैसे प्लांट सब देखते थे ना, तो प्लांट में क्या होता है, मेल फीमेल गैमिट यहाँ बना हुआ है, और बड़ा फाटा से पढ़ा था ना, मेल गैमिट क्या चल करके यहाँ तक पहुंचता है। जब चल के यहाँ तक पहुंचता है तो क्या कहोगे? गैमिट ट्रांसफर, है ना। और गैमिट का बनने की प्रक्रिया क्या कहेंगे? गैमिटोजेनेसिस के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है। उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है सर, स्पर्म हमें मिल जाता है सर, इस घटना को क्या नाम देते हैं हम लोग, है ना, आपको है ना फर्टिलाइजेशन के नाम से जाते हैं। और एक होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, है ना जी। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है ना, जब आपको गैमिट जब आपको दोनों मिल जाता है सर, ठीक है, जायगोट बनता है, जायगोट आगे जाकर के बच्चे में बदल जाएगा। इस घटना को क्या नाम देंगे हम लोग? पोस्ट फर्टिलाइजेशन के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है। समझा रहे कहना चाहिए, मतलब देखिएगा मुर्गी का एक अंडा एक सेल के बराबर होता है, 3 दिन बाद देखो वही चूजा में बदल गया, चूजा मतलब क्या? बहुत सारा सेल हो गया होगा ना, ठीक है। समझा रहे हम कहना चाहे, तो बहुत सारा सेल कैसे बना एक सेल से, उस सब प्रक्रिया को किसमें पढ़ेंगे हम लोग? पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। जैसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? जायगोट का बनना पढ़ेंगे, एम्ब्रियो पढ़ेंगे इसके अंदर में, एम्ब्रायो पढ़ेंगे इसके अंदर में, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर में, ठीक है। देखिए पहले एक बच्चा का टॉपिक याद हुआ ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवेंट के आधार पे 3 तरह का इवेंट होता है, 3 तरह की घटना घटती है। एक है प्री फर्टिलाइजेशन, तब है फर्टिलाइजेशन, और एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन। बच्चा लोग क्वेश्चन पूछ देगा कि इसको सीक्वेंस में सजाइए, तो कोई नहीं सजा देगा, प्री पहले होता है, फिर फर्टिलाइजेशन और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन होगा। ये बहुत बच्चा लोग क्वेश्चन था जी, ठीक है। अब हम लोग का क्लास क्या है? प्री फर्टिलाइजेशन को समझना है जी, ठीक है। जब प्री फर्टिलाइजेशन समझ में आ जाएगा तब फर्टिलाइजेशन को समझेंगे, देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन को हम लोग समझेंगे, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा जी, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन में 2 घटनाएं घट रही है सर। एक क्या है सर आपको? गैमिट का बनना, और एक क्या है सर आपको, है ना, गैमिट का ट्रांसफर होना जी, ठीक है। ये 2 बातें हैं जो प्री फर्टिलाइजेशन में होता है जी, ठीक है। नया टॉपिक आ गया, है ना, प्री फर्टिलाइजेशन। ये बहुत VVI है जी, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना, प्री फर्टिलाइजेशन, है ना, प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, है ना। प्री फर्टिलाइजेशन में 1-2 बातें होती है सर। एक है गैमिट का बनना, गैमिटोजेनेसिस, गैमिटोजेनेसिस, है ना। और एक क्या होगा सर आपको, है ना, आपको इसमें दूसरा क्या होगा सर आपको, है ना, एक होगा गैमिट ट्रांसफर। एक क्या दिखाई देगा हम लोगों को? गैमिट ट्रांसफर, है ना। 2 बातें देखने को मिलेगा। एक क्या होगा सर आपको? गैमिटोजेनेसिस, एक होगा क्या? गैमिट ट्रांसफर, है ना जी। अब देखिए हम लोग भूल ना जाए, इसलिए सबसे पहले एक यूनिवर्सल वर्ड है, यूनिवर्सल वर्ड में दुनिया में हर एक चीज पे लागू होगा। उसका नाम है कि गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। कोई डिबेट नहीं कर सकता हम पे इस पे, हमेशा गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होगा। हैप्लॉइड डिप्लॉइड समझते हैं आप लोग? पहले हम लिखते थे, ये बात तुम लोग याद रखो, यूनिवर्सल सब बोल रहे हैं सर आप, है ना। गैमेट्स क्या होता है सर आपको? ऑलवेज हैप्लॉइड होता है, इसमें कोई डिबेट नहीं होना चाहिए ना, ऑलवेज कोई एक्सेप्शन है ही नहीं, ऑलवेज हैप्लॉइड होगा सर, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है? जिसमें 23 क्रोमोसोम है, 46 का आधा कितना 23, उसको क्या कहते हैं हम लोग? हैप्लॉइड कहते हैं। जैसे देखो याद करो सब लड़का, हम पढ़ाए थे आप लोगों को कि हम लोग के पास 46 क्रोमोसोम है, सही है। और 46 को हम लोग 23 मम्मी से मिलता है हम लोग को, 23 पापा से मिलता है हम लोगों को, 23 को तुम्हारा n मान लोगी, है ना। n हुआ, ये n और ये n मिलकर कितना हो जाए? 2n नहीं कर सकते हैं। 2n को हम लोग फिर तोड़ेंगे n में, इसको क्या मानेंगे? हैप्लॉइड नहीं मानेंगे। यहाँ कुछ नहीं था, आधा ना हुआ, आधा तो क्या कहेंगे? हैप्लॉइड, है ना। ये जब 2 गुना हो जाता है तो क्या करें? डिप्लॉइड। गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, ये बात हम पहले क्लास में बताए थे, तब ना मैनेज करेगा जी, ठीक है, क्रोमोसोम को, नहीं तो आगे पीछे हो जाएगा ना। हम बात करेंगे सब पे, है ना। गैमेट्स ऑलवेज हैप्लॉइड होता है सर, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और सर गैमेट एक जैसे भी दिख सकते हैं और अलग अलग साइज के भी दिख सकते हैं। एनसीईआरटी बुक में पूरा ड्राफ्ट दिया हुआ है, कुछ गैमेट एक जैसे दिखते हैं उसको आइसोगैमस कहते हैं, बड़ा छोटा दिखता है तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? एनाइसोगैमस के नाम से भी बुलाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल भी बात करेंगे। यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल क्या होता है, ये सब को भी देखेंगे। कल का क्लास बहुत VVI होगा, कल मिस मत करना, ठीक है। देखते हैं इसको, नहीं तरह नहीं देते आज दे देंगे आज GPP, है ना। आज कुछ हो गया पढ़ाई में, है ना।